हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का फिर से आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय एसेंसर में। और जो टॉपिक चल रहा हम लोग का अम्ल, क्षार और लवण, उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज। पिछले वाले लेक्चर में आपने जल का जो आयरन देखा था और उसका आयरन गुणनफल देखा था, और साथ ही साथ जो आपने लवण देखे थे और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ा था कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, आयरन की मात्रा क्या होती है, किसका आयरन अधिक होता है, किसका आयरन कम होता है, जो साल्ट बनते हैं वो साल्ट कितने प्रकार के बनते हैं, साल्ट में आपके जो हैं उनका आयरन किस प्रकार से होगा, किस पे डिपेंड करेंगे वो चीज़ें। तो आप ये चीज़ें क्या है पिछले वाले लेक्चर में बिल्कुल समझ चुके हैं। आज उसी लेक्चर को थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। आज वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे साल्ट का हाइड्रोलिसिस देखेंगे, है ना, हाइड्रोलिसिस देखेंगे साल्ट का। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, एक आपका होता है हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन, जैसे हाइड्रेशन क्या मतलब क्या हो गया, जैसे आपका मान लीजिए कि CuSO4 है, ये कॉपर सल्फेट, इसके साथ क्या आपने मान लीजिए कि X मॉलिक्यूल ऑफ H2 का रिएक्शन कराया और ये आपका मिल गया CuSO4 इंटू X मॉलिक्यूल ऑफ H2। तो ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल के साथ क्या है, जल युक्त क्रिस्टल कराएंगे इसको। तो यहाँ पे ये CuSO4 ने जल के साथ कोई रिएक्शन नहीं किया है, केवल जल क्या है उसके साथ वियोजित हो गया है। जल अपने घटकों में वियोजित नहीं हुआ है, न ये जो साल्ट है ये अपने घटकों में वियोजित हुआ है, ये सीधे दोनों क्या हो गए, आपस में कंबाइन हो गए हैं। इसको बोलते हैं हाइड्रेशन, बोलते हैं क्या बोलेंगे, इसको हाइड्रेशन बोलेंगे। ठीक है, अब हाइड्रेशन समझ गए आप। अच्छा, हाइड्रेशन हो गया, हम तो पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोलिसिस। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस पढ़ने जा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस क्या चीज़ है, तो सर हाइड्रोलिसिस क्या है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि कोई पदार्थ हो, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होगा, कोई पदार्थ हो, ठीक है, वह जल के साथ क्या करे, जल के साथ वह जब कोई अभिक्रिया करता है, क्या करे वो अभिक्रिया करे। अभिक्रिया का मतलब समझ रहे हैं आप, अभिक्रिया करेंगे तो उनके कंपोनेंट्स के बीच में किसी प्रकार का बॉन्ड होगा, किसी न किसी प्रकार का रिएक्शन होगा, या फिर उनके बीच में किसी न किसी प्रकार से वो आपस में जुड़ेंगे, उनके जो एटम्स हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, उनके बॉन्ड टूटेंगे, उनके बीच में कोई ना कोई बॉन्डिंग होगी, ठीक है, किसी प्रकार से हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज़, हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। जैसे ये चीज़ जो चीज़ है ये हाइड्रोलिसिस नहीं है, दिस इज नॉट एनी हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे कोई हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जल के साथ ये आपका कॉपर सल्फेट का कोई भी कंपोनेंट देखिए रिएक्शन नहीं किया हुआ यहाँ पे, तो उसको हम बोलेंगे वो क्या है, हाइड्रेशन है, क्या वो हाइड्रेशन है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पदार्थ के साथ जल क्रिया कर रहा है और कुछ चेंजिंग आएगी, नए सब्सटेंस हमको मिलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या है, वहाँ पे अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक क्रिया हो रही है, तो बोलेंगे उसको क्या, हाइड्रोलिसिस। तो सिंपल हो गया ये चीज कि किसी भी क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हो गया, रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का सिंपल अर्थ क्या हो गया, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ व्हाट, वाटर, रिएक्शन विथ वाटर इज कॉल्ड व्हाट, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। ओके, रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ क्रिया करेगा कोई तो क्या हो जाएगा वो, ठीक है, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। अब इसी में आप साल्ट जोड़ देंगे अगर, तो रिएक्शन ऑफ सॉल्ट है ना, रिएक्शन ऑफ सॉल्ट, रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विथ वाटर इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड salt hydrolysis, salt hydrolysis, salt hydrolysis। Okay, this is the definition of salt hydrolysis, reaction of salt with water। अब आपका यहाँ पे क्या है, salt जो है वाटर के साथ क्या है, रिएक्शन कर रहा है। तो आप देखो salt जो है, salt किससे बना हुआ है, ये salt जो बना हुआ है कैटायन एंड एनायन से, कैटायन एंड एनायन से, यानी कि क्या हो गया, ये आपका धनायन प्लस ऋणायन से बना हुआ है। साल्ट किससे बना हुआ है, धनायन और ऋणायन से, यानी कि साल्ट लवण में कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट हो गए, एक प्लस वाला पार्ट हो गया, एक क्या हो गया, माइनस वाला पार्ट हो गया, दोनों आपस में क्या है, यहाँ पे कंबाइन है, ठीक है, धनायन और ऋणायन। इसी प्रकार से जल की बात करेंगे तो जल में भी दो कंपोनेंट हमको देखने को मिलते हैं। जल के दो कंपोनेंट कौन से हैं,
एक आपका H पॉजिटिव और प्लस एक क्या है OH नेगेटिव। इसमें भी एक क्या है धनायन है, ये क्या है ऋणायन है। तो जब लवण और जल को आपस में हम मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, तो जो साल्ट होता है उसकी टेंडेंसी होती है, साल्ट की टेंडेंसी होती है जब उसका जो हम जलीय विलयन बनाते हैं तो साल्ट अपने एक सोल्यूशन में क्या होता है, अपने आयनों में क्या होता है, ब्रेक डाउन कर जाता है ना। ओके, उसका आयोनाइजेशन हो जाता है, वह पॉजिटिव नेगेटिव आयनों में क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। तो जब वो पॉजिटिव नेगेटिव आयन ब्रेक करेगा, ठीक है, और आपका जल जो है अपने एच आयन OH नेगेटिव आयन में आएगा, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। इसका नेगेटिव पार्ट हो सकता है कि पॉजिटिव से जुड़ जाए, इसका पॉजिटिव पार्ट हो सकता है क्या, इसके नेगेटिव पार्ट से जुड़ जाए, या तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से, या हो सकता है कि केवल पॉजिटिव वाला नेगेटिव से जुड़े या नेगेटिव वाला केवल पॉजिटिव से जुड़े। दैट मीन्स आपका साल्ट का कोई ना कोई पार्ट है ना, एनी पार्ट ऑफ साल्ट आइदर कैटायन आइदर एनायन, या तो धनायन या तो ऋणायन will react with H ion or OH negative ion, then we say that there is salt hydrolysis। अगर आपके साल्ट का कोई कंपोनेंट जल के किसी कंपोनेंट के साथ क्या है, जुड़ रहा है, या फिर दोनों कंपोनेंट जुड़ रहे हैं आपस में, तब उसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज, साल्ट हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस समझ गए, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। But if we take substance as salt, then the hydrolysis is called salt hydrolysis। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि साल्ट को लिया, जल से रिएक्शन कराया, अगर रिएक्शन हुआ, यदि रिएक्शन हुआ है ना, यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा अच्छे से, बेसिक बात है। यहाँ पे लवण प्लस जल आपने लिया, यहाँ पे आपने लिखा नो रिएक्शन, क्या लिखा, नो रिएक्शन। ठीक है, फिर आपने लवण लिया और जल लिया, यहाँ पे क्या है, रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन टेक प्लेस है ना। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या है, कोई रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे अगर नो रिएक्शन है तो नो हाइड्रोलिसिस, नो हाइड्रोलिसिस, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई जल अपघटन नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे लवण और जल आपस में मिल करके कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। तो क्या हाइड्रोलिसिस होगा, बिल्कुल नहीं, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। अगर लवण और जल मिलकर के रिएक्शन दे रहे हैं तो इसको बोलेंगे क्या, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है। क्या होगा, ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस कब होता है कब नहीं होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, आपके लवण का कंपोनेंट जो है वो जल के कंपोनेंट से रिएक्शन करना ही करना चाहिए, मस्ट है, ये कंडीशन है, तभी हम कहेंगे कि हाइड्रोलिसिस हो रहा है, अदरवाइज हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है। डिफिनेशन छोटी सी है ना, रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विथ वाटर इज कॉल्ड व्हाट, साल्ट हाइड्रोलिसिस। लवण और जल की जो क्रिया है उसी को बोलते हैं हम लवण का जल अपघटन, लवण का जल अपघटन कहते हैं। ये सिंपल सा रिएक्शन। आइए थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसके आगे क्या है। हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस समझ लिया कि कब हाइड्रोलिसिस होगा, अब कब हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस होने के लिए लवण का जल के साथ रिएक्शन करना जरूरी है। ठीक है, लवण का जल के साथ रिएक्शन करना जरूरी है। अगर वहाँ रिएक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वहाँ पे कोई हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है। अभी हम उसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे हम लोग। ठीक है, पहले हाइड्रोलिसिस को थोड़ा सा और डीप करते हैं हम। ठीक है, अभी देखो आपने एक रिएक्शन पढ़ा था उदासीनीकरण क्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया आपने देखा था, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और आज क्या पढ़ने जा रहे हो आप, लवण का जल अपघटन, लवण का जल अपघटन पढ़ने जा रहे हो, है ना। देख लो, बहुत ही इजी है समझना। उदासीनीकरण क्रिया में क्या पढ़ा था आपने कहा था कि सर आप कोई अम्ल ले लो और उसके साथ क्या है किसी क्षार को मिला दो, दोनों का रिएक्शन करा दो, तो क्या मिल गया था आपको मिल गया था क्या, सिंपल सा लवण मिल गया था और क्या मिला बच्चा, जल मिला था, है ना। और अभी जब साल्ट का हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हो तो डिफिनेशन बोलता है कि सर लवण ले लीजिए और जल ले लीजिए, दोनों का रिएक्शन करा लीजिए, क्या हो जाएगा, साल्ट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। यानी कि
अभी क्या लेना हम लोग को है, यहाँ पे हमको लेना है लवण और यहाँ पे क्या लेना है जल, और दोनों का कराना है रिएक्शन। दोनों का क्या कराना है, रिएक्शन कराना है। रिएक्शन कराने के बाद हमें कुछ सब्सटेंस यहाँ पे मिलेंगे, है ना, दो सब्सटेंस कोई भी मिल जाएंगे यहाँ पे, तो हम लोग कहेंगे कि क्या हो रहा है, लवण का जल अपघटन हो रहा है। अच्छा, लवण में क्या कंपोनेंट बताया मैंने, इसमें दो कंपोनेंट हो सकते हैं। अगर ये भी लवण कोई है तो तोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा और बी क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। इसी प्रकार से आपका ये जल को तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव और प्लस OH निगेटिव में टूट जाएगा, है कि नहीं। जल टूट गया H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, लवण टूट गया A पॉजिटिव B नेगेटिव में। लवण में दो पार्ट थे आपके, A पॉजिटिव और B नेगेटिव, और जल में आपके दो आयन बने, H आयन और OH नेगेटिव आयन। क्या होगा यहाँ पे, अगर जल अपघटन हो रहा है तो जो आपका पॉजिटिव वाला पार्ट है वो किससे जुड़ेगा, निगेटिव वाले से जुड़ जाएगा, है ना, सिंपल। आपका जो यहाँ पे निगेटिव वाला पार्ट है लवण का, ठीक है, हो सकता है कि वो पॉजिटिव वाले से जुड़ जाए या न जुड़े, दोनों बात हो सकती हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि लवण के दोनों आयन क्या है आपके जल के आयनों से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। वो अगर एक भी पार्ट एक पार्ट से रिएक्शन कर रहा है तो वहाँ पे क्या है, जल अपघटन होगा। जब ये जिससे जुड़ेगा ये इसके साथ तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ मिल जाएगा AOH, AOH बन जाएगा, जो कि एक प्रकार का क्षार होगा, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, B और H आयन आपस में कंबाइन हो, नेगेटिव पॉजिटिव कंबाइन हो रहे हैं, तो इनके कंबाइन होने से क्या मिल जाएगा हम लोग को, BH मिल जाएगा। फिर इनको जब खोलेंगे तो इसमें से हाइड्रोजन आयन मिलेगा, इसमें से क्या है, OH नेगेटिव आयन मिलेगा। और आप जानते हो जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं, और जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे एक मिल गया अम्ल, और यहाँ पे क्या मिल गया हम लोग को, क्षार मिल गया, ठीक है ना। तो देख रहे हो ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बना रहे हैं। और लवण का जल अपघटन जब कर रहे हो आप तो उसमें लवण और जल मिलकर के क्या बना रहे हैं, अम्ल और क्षार, ठीक है। तो ठीक विपरीत अभिक्रिया है, जो लवण का जल अपघटन है वो क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का विपरीत अभिक्रिया है। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि लवण का जल अपघटन की क्रिया, जल अपघटन की क्रिया उदासीनीकरण क्रिया, उदासीनीकरण क्रिया की विपरीत होती है, विपरीत होती है। लवण जल अपघटन क्या है, उदासीनीकरण क्रिया की विपरीत क्रिया होती है। उदासीनीकरण में अम्ल क्षार क्रिया करके लवण जल बनाते हैं, और जल अपघटन में क्या है, लवण और जल मिलकर के अम्ल और क्षार बनाते हैं। यानी कि इसी रिएक्शन को आप जब पलट दोगे, उल्टा कर दोगे, लवण और जल से बनाओगे तो क्या मिलेगा, अम्ल और क्षार। तो ये जो अभिक्रिया है क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, अम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस जल। और जब इधर से जा रही है अभिक्रिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जल अपघटन। क्या हो जाएगा, जल अपघटन, ठीक है। इसमें आप समझ रहे हो, आवश्यक है, समझा दिया मैंने पहले ही आपको कि इसमें जल के जो आयन हैं उनके साथ लवण के आयन रिएक्शन करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जब ये पॉजिटिव वाला रिएक्शन करता है किसके साथ, OH नेगेटिव के साथ, साल्ट का धनायन अगर जल के रेडायन से योजित हो रहा है, जुड़ रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तो उसको बोलते हैं धनायनिक हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे इसको, ये आपका जो ब्लैक वाला लाइन हम लोग का है, धन वाला, इसके ऋण से जुड़ रहा है, इसको बोलते हैं धनायनिक जल अपघटन, धनायनिक जल अपघटन कहते हैं इसको, ठीक है। ये ऋण वाला जुड़ रहा है तो इसको बोलते हैं ऋणायनिक जल अपघटन, ऋणायनिक जल अपघटन। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस और क्या है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ये क्या होगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल इजी है। इसको जो आपका धनायनिक जल अपघटन है उसको देखते हैं हम लोग, कैसे दिखाएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, धनायनिक जल अपघटन कैसे होगा, ऋणायनिक कैसे होगा। तो आप बिल्कुल ये देखिए, आपका जो साल्ट का, लवण का जो A पॉजिटिव है वो जल से जब क्रिया करेगा तो यह A पॉजिटिव इसके OH नेगेटिव से क्रिया कर लेगा,
तो बना लेगा AOH, क्या बनाएगा AOH, और साथ में क्या देगा वो आपका H पॉजिटिव धनायन देगा। ठीक है, तो यहाँ से धनायनिक जल अपघटन से धनायन प्राप्त होता है। याद कर लीजिएगा, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग कि धनायनिक कैटायनिक जो हाइड्रोलिसिस है, धनायनिक जल अपघटन से धनायन प्राप्त होता है, धनायन प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर लवण का जो है, ये तो A पॉजिटिव था, लवण के जो B नेगेटिव की बात करेंगे तो B नेगेटिव जब H2O जल के साथ क्रिया करेगा, ठीक है, तो क्या करेगा वो BH का फॉर्मेशन करेगा और प्लस OH नेगेटिव क्या हम लोग को मिल जाएगा। तो धनायनिक जल अपघटन से धनायन प्राप्त होता है, तो वैसे ही ऋणायनिक जल अपघटन से क्या है ऋणायन प्राप्त होगा। ठीक ना, तो आप कह सकते हो कि ऋणायनिक, एनायनिक बोलेंगे इसको, ऋणायनिक जल अपघटन से क्या प्राप्त होगा हम लोग को, ऋणायन प्राप्त हो जाएगा, ऋणायन प्राप्त होता है। अगर केवल धनायनिक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, केवल धनायनिक जल अपघटन जब केवल धनायनिक जल अपघटन होगा तो अब क्या मिलेगा हम लोग को धनायन, जब केवल ऋणायनिक जल अपघटन होगा तो क्या मिलेगा ऋणायन। लेकिन जब दोनों होंगे एक साथ, धनायनिक भी हो और ऋणायनिक भी, जैसे यहाँ पे इस रिएक्शन में मैंने यहाँ पे धनायन से ऋणायन को भी जोड़ा है और ऋणायन से धनायन को भी जोड़ा, दोनों प्रकार का जल अपघटन कराया है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को कोई भी आयन प्राप्त नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेकिन जब केवल धनायनिक जल अपघटन होगा, ऐसे पूछता है कि धनायनिक जल अपघटन से कौन से आयन प्राप्त होंगे, ठीक है ना, तो आपका चाहे, या फिर अगर किसी साल्ट का जो है धनायनिक जल अपघटन हो रहा है तो विलयन का नेचर कैसा होगा। अब यहाँ पे देखो आप, जब आपने लवण ने धनायनिक जल अपघटन कराया जल के साथ, तो वहाँ क्या मिला है H आयन मिला। और जानते हो जिस विलयन में H आयन प्राप्त होता है वो होता है अम्लीय, क्या होता है अम्लीय होता है। तो यह सॉल्यूशन कैसा होगा, यह विलयन कैसा होगा अम्लीय होगा। यानी कि अगर हमारा लवण केवल धनायनिक जल अपघटन करा रहा है, ऋणायनिक उसमें नहीं हो रहा है, तो उस समय हम लोग को क्या मिलेगा विलयन अम्लीय मिलेगा। कैसा मिलेगा अम्लीय मिलेगा। इसी प्रकार से अगर ऋणायनिक जल अपघटन हो रहा होगा तो वहाँ पे जो विलयन होगा उसमें क्या है OH नेगेटिव आयन होंगे, H आयन नहीं होंगे, क्योंकि वो तो रिएक्ट कर चुके हैं इसके साथ। तो वहाँ पे क्या होगा, वो क्षार होगा वहाँ पे। तो कैसा होगा ये क्षारी होगा, कैसा होगा क्षारी होगा, है ना। लेकिन जो दोनों होंगे, अगर आपका धनायनिक भी हो रहा है और ऋणायनिक भी हो रहा है, तो वो डिपेंड करेगा हम लोग का विलयन की जो नेचर होगा, विलयन का वो किस प्रकार का लवण है ना, लवण किस प्रकार का है। लवण जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग बताएंगे कि सॉल्यूशन या तो अम्लीय हो सकता है, क्षारी हो सकता है, या उदासीन भी हो सकता है ना। तो आइए साल्ट के बेस पे ही जब हम लोग का विलयन अम्लीय क्षारी होना है तो हाइड्रोलिसिस क्लियर हो गया हम लोग का। अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ देखते हैं कि कब हमारा विलयन अम्लीय होगा, कब क्षारी होगा और कब उदासीन होगा। तो तीन स्थितियां आ रही हैं जल अपघटन के साथ। जब लवण का जल अपघटन कराएंगे तो तीन स्थितियां क्रिएट होंगी। जो विलयन मिलेगा या तो अम्लीय होगा, या तो क्षारी होगा, या तो उदासीन होगा। आइए उसको देखते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा आगे इसकी क्या हम लोग देखने जा रहे हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो आपका लवण है उसने जल के साथ क्रिया किया और यहाँ मिल गया हम लोग को विलयन, कुछ विलयन मिलेगा हम लोग का। इस विलयन का नेचर कैसा होगा, विलयन की जो विलयन प्राप्त होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, विलयन की प्रकृति कैसी होगी। तीन प्रकृति हो सकती है, या तो ये अम्लीय हो, या फिर क्या हो क्षारीय हो, या फिर क्या हो उदासीन हो। ठीक है, तो ये किस पे, यह प्रकृति किस पे निर्भर करती है, विलयन की प्रकृति किस पे निर्भर करती है, लवण की प्रकृति पर, लवण की प्रकृति पर निर्भर करती है, लवण की प्रकृति पर निर्भर करती है। कैसा लवण है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग का विलयन का वो जो है नेचर क्या होता है देखने को मिलता है हम लोग का। ठीक है, अच्छा अब लवण का नेचर की बात करेंगे तो देखो जो जल अपघटन है, ध्यान देना मेरी बात पे, जल अपघटन छोटी छोटी बातें हैं, इनको बिल्कुल याद रखिएगा। जल अपघटन जो है, जल अपघटन
में क्या होता है? जल अपघटन में सबसे पहले क्या होता है? आयनन की क्रिया होती है। जल अपघटन में सबसे पहले लवण का आयनन होता है। आयनन होता है। सबसे पहले क्या होता है? लवण का आयनन होता है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद यदि लवण के आयन जल के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है? जल अपघटन होता है। जल अपघटन होता है। जैसे मान लीजिए कि NaCl कोई साल्ट है, NaCl को छोड़िए, CH3 Na ले लिया मैंने, ये क्या है? ये कोई लवण है। तो ये जब विलयन में जाएगा तो क्या होगा? CH3 नेगेटिव में टूटेगा प्लस Na पॉजिटिव में टूटेगा। तो यह क्रिया क्या है? आयनन है। क्या है ये? आयोनाइजेशन, आयनन हो गया इसका। ठीक है। अब आयनन होने के बाद यहाँ पे आपका जो CH3 नेगेटिव है वह H2O के साथ क्रिया कराइए। जो आपका Na पॉजिटिव है उसकी भी क्या करिए? H2O के साथ क्रिया कराइए। यदि क्रिया होगी तो जल अपघटन होगा। जल अपघटन होगा। यहाँ पर भी यदि क्रिया हो रही है तो जल अपघटन होगा, और नहीं होगी तो जल अपघटन नहीं होगा, है ना। जल अपघटन होगा कि नहीं होगा, अब ये किस पे डिपेंड करेगा? कैसे, क्या हम लवण को देख करके पहचान सकते हैं क्या कि किसका जल अपघटन होगा, किसका जल अपघटन नहीं होगा? यहाँ पे ध्यान क्या देना है? जल अपघटन लवण नहीं कर रहा है, लवण के आयन कर रहे हैं। जल अपघटन की क्रिया कौन कर रहा है? लवण के आयन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब कौन सा आयन हाइड्रोलिसिस करेगा, कौन सा आयन हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, उसके लिए नोट करिएगा एक पॉइंट आप, उसके लिए नोट करिएगा। ये तो समझ में आपको आ गया कि अगर क्रिया हो रही है तो जल अपघटन होगा, नहीं हो रही तो नहीं होगा। ठीक है। तो कब होगा, कब नहीं होगा, यहाँ पे आयनन और जल अपघटन में अंतर भी समझिएगा। आयनों में टूटना क्या होता है? आयनन होता है, लेकिन जो आयन है वह जल के साथ क्रिया करेंगे तब क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा, जल अपघटन होगा। याद करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, नोट करते जाइए। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिमाग में ये ना रहे कि आयनन और हाइड्रोलिसिस दोनों क्या है? सेम है। आयोनाइजेशन और हाइड्रोलिसिस क्या सेम नहीं है, दोनों में क्या है? डिफरेंस है। आयनों में टूटना आयनन है और जल के साथ क्रिया करना उन आयनों का क्या है? जल अपघटन है। अच्छा, बात हो रही थी कि लवण को देख करके हम लोग कैसे पहचानेंगे कि उस लवण का कौन सा आयन हाइड्रोलिसिस करेगा, कौन सा आयन हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। ठीक है। तो आपका लवण के आयन जो होते हैं आप जानते हो किससे बने होते हैं? अम्ल एवं क्षार से बने होते हैं। अम्ल एवं क्षार से बने होते हैं। ठीक है। एक अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक पढ़ाया था आप लोग को। ठीक है। तो अगर आपका जो अम्ल का जो वह भाग, अम्ल के आयन का वह लवण के आयन का वह भाग जो क्या है? प्रबल अम्ल से बना हो, किससे बना हो? प्रबल अम्ल से प्राप्त हुआ हो, चाहे प्रबल क्षार से प्राप्त हुआ हो, वह जल अपघटन नहीं करता, है ना। तो लवण का वह आयन जो प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार से प्राप्त होता है, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार से प्राप्त होता है, वह जल अपघटन नहीं करता। वह जल अपघटन नहीं करता। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इसको बिल्कुल याद कर लो, है ना। लवण का जो आयन प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार से प्राप्त होता है उसका क्या है? वह जल अपघटन नहीं करता। और दूसरा पॉइंट इसका, अब इसी का उल्टा समझ गए होंगे कि वह आयन जो क्या है? दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार से प्राप्त होता है, दुर्बल क्षार से प्राप्त होता है ना, प्राप्त होता है। ठीक है। दुर्बल
से प्राप्त होता है नहीं कर सकते हम लोग, प्रबल क्षार का भाग कह सकते हैं, प्रबल क्षार का भाग होता है ना। प्रबल क्षार प्रबल दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार का भाग होता है, माने उससे प्राप्त हुआ होता है, भाग होता है, तो वह क्या है, जल अपघटन करता है, जल अपघटन करता है। तो कब हम लोग लवण को देख के कैसे पहचान लेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ लवण का नाम लिखा जाए तब समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक लवण का नाम लिखा है NH4Cl, ये भी अमोनियम क्लोराइड एक लवण है। एक लवण मैंने लिख दिया यहाँ पे CH3COO Na लिख दिया मैंने, ठीक है। एक लवण और मैंने यहाँ पे क्या है NaCl ले लिया आपने, ठीक है। तो ये 2-3 लवण आप ले लिया आपने। यहाँ पे देखो NH4Cl को जब तोड़ोगे तो ये किस में टूटेगा, NH4 पॉजिटिव में टूटेगा प्लस Cl नेगेटिव में टूटेगा, ठीक है। तो अब देखो यह किससे बना हुआ है, ये जो आपका NH4 है वह NH4OH से प्राप्त हुआ है, NH4OH से प्राप्त हुआ है, जो क्या है आपका दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार है, ठीक है। और ये जो आपका Cl है वो क्या है HCl से प्राप्त हुआ है, HCl अम्ल है, उससे मिला हुआ है Cl नेगेटिव, ये जो कि क्या है एक प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। आपको बताया गया है कि जो आपके फर्स्ट ए और सेकेंड ए क्षारीय धातुओं के जो हाइड्रॉक्साइड होते हैं चाहे ऑक्साइड होते हैं वो प्रबल क्षार होते हैं, याद रखिएगा इसको। जो फर्स्ट ए उपसमूह और सेकेंड ए उपसमूह के जो हाइड्रॉक्साइड होते हैं या फिर ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। और आपका H2SO4 HCl HNO3 है ना, CH3COOH है ना, इनको छोड़कर जितने कार्बनिक अम्ल होते हैं वो सभी क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे H2S हो गया, HF हो गया, HCl तो नहीं, HF हो गया, H2CO3 हो गया है ना, H3COOH हो गया, ये क्या है सभी दुर्बल अम्ल हैं। तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के बारे में बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो पिछले लेक्चर से भी देख सकते हैं या फिर अभी बताया मैंने, इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। तो इसमें आप देखिए 2 पार्ट मिले हम लोग को, यह पार्ट किससे मिला हुआ है, दुर्बल से मिला हुआ है, दुर्बल चाहे अम्ल हो चाहे क्षार, ये तो क्षार से मिला हुआ है, दुर्बल क्षार से मिला हुआ है। ये किससे मिला हुआ है, प्रबल से मिला हुआ है। किससे मिला हुआ है, प्रबल से मिला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम NH4 पे पॉजिटिव की क्रिया H2O से कराएंगे तो ये किसका है, दुर्बल है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो है हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। तो यहाँ पे जल अपघटन होगा, जल अपघटन होगा। लेकिन इसी का जो दूसरा पार्ट Cl निगेटिव है, इस Cl निगेटिव की क्रिया आप H2O से कराओगे तो यहाँ पे कोई रिएक्शन प्राप्त नहीं होगा, जल अपघटन नहीं होगा, क्योंकि ये किससे मिला हुआ है, ये मिला है प्रबल अम्ल से, प्रबल अम्ल का भाग है, प्रबल अम्ल का भाग है। ये क्या है, दुर्बल क्षार का भाग है, दुर्बल क्षार का भाग है, उससे प्राप्त हुआ है हम लोग को, ठीक है ना। तो लवण के जो आयन हैं उनको देख करके आप पहचान सकते हो कि कौन हाइड्रोलिसिस करेगा और कौन हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपका लवण को देख करके आप उसके कंपोनेंट देखो, अच्छा इसमें बताओ कि इसमें क्या हो जाएगा, इसको तोड़ो आप तो क्या बनेगा। अब NaCl का समझते हैं, यहाँ पे देखो CH3COO नेगेटिव बन जाएगा और Na पॉजिटिव बन जाएगा। ये किससे मिला हुआ है, CH3COOH से मिला हुआ है। ये किससे मिला हुआ है, NaOH से मिला हुआ है। बताओ ये कैसा चीज़ है, ये दुर्बल है, कैसा है, दुर्बल है। ये क्या चीज़ है, क्षार है, लेकिन कैसा है, प्रबल है। मैंने कहा ना कि फर्स्ट ए और सेकेंड ए के जो हाइड्रॉक्साइड है, तो सोडियम क्या होता है, फर्स्ट ए समूह का तत्व है, धातु है, उसका हाइड्रॉक्साइड है, क्या होगा, प्रबल क्षार होगा। ये क्या है, एस्टिक अम्ल है, दुर्बल आपका अम्ल होता है, दुर्बल, ये आपका दुर्बल अम्ल है। तो अब देखो जो यह आयन है हम लोग के साल्ट का, ये लवण हम लोग का है, ये क्या है, ये तो हम लोग का लवण है। इस लवण का एक भाग ये हम लोग को मिला और दूसरा भाग क्या है, ये मिला। तो यहाँ पे तो इसका तो हाइड्रोलिसिस होगा क्योंकि ये दुर्बल वाला है, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रबल वाला है, ठीक है। यानी कि इसमें केवल एनायनिक ऋणायनिक क्या होगा, इसमें ऋणायनिक जल अपघटन होगा। इसमें क्या होगा, ऋणायनिक जल अपघटन होगा। और जब ऋणायनिक जल अपघटन होगा तो विलयन कैसा होगा, क्षारी होगा। विलयन कैसा होगा, क्षारी होगा। आइए इसको अभी इसको रिएक्शन से हम लोग देखते हैं तो और समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट्स नोट्स कर लीजिएगा, यहाँ पे दिखाया भी मैंने है। यहाँ पे देखो, इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ एक लाइन में बस,
आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कोई डाउट होगा तो डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आपको क्या दिया भाई, आपको दिया एक लवड़ दे दिया, आपको लवड़ दिया क्या, आपको लवड़ दिया CH3COON ने, ठीक है ना, ON ने। और आपको क्या दिया, जल दे दिया भाई, H2O दे दिया। आपसे कहा कि भाई इसका क्या कराओ, हाइड्रोलिसिस कराओ। तो इसका हाइड्रोलिसिस कराने के लिए आपने क्या किया, CH3COON ने और जल को साथ में क्या किया, मिला दिया। मिलाने के बाद आपने देखा कि आपका जो लवड़ है, लवड़ का क्या हुआ, सबसे पहले आयरन हुआ। सबसे पहले क्या होगा, लवड़ का आयरन होगा। तो लवड़ का आयरन होगा तो क्या बन जाएगा, CH3COO पे नेगेटिव बन जाएगा, और प्लस आपका Na पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब लवड़ के आयरन हो गया, पहला पॉइंट पे बताया था मैंने अभी। उसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। तो इसके साथ क्या जोड़ दूँ मैं, प्लस H2O जोड़ दिया मैंने, और इसके साथ भी क्या किया मैंने, प्लस H2O जोड़ दिया। तो भाई देखा हम लोगों ने, तो ये कौन सा भाई कैसा है, ये तो आपका दुर्बल वाला है। कैसा है, दुर्बल अम्ल से प्राप्त हो रहा है। ये किससे प्राप्त हो रहा है, ये आपका प्रबल क्षार से प्राप्त हो रहा है। किससे प्राप्त हुआ है, प्रबल क्षार से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे कोई रिएक्शन होगा, नहीं, नो रिएक्शन। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस होगी, नहीं होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा, जो H2O है आपका टूटेगा किस में, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। तो ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, इस पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, और हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CH3COOH मिल जाएगा, और प्लस क्या मिलेगा, OH पे नेगेटिव आयन मिल जाएगा। तो यहाँ पे विलयन कैसा होगा, क्षारी होगा। कैसा होगा, क्षारी होगा, ठीक है। और ये हाइड्रोलिसिस किस प्रकार का हुआ है, रुडायन जुड़ा हुआ है, तो इसको कहेंगे कि ये कैसा है, रुडायनिक। कैसा है, रुडायनिक जल अपघटन। रुडायनिक जल अपघटन हो गया, रुडायनिक जल अपघटन हो गया। समझ में आया ना। विलयन कैसा है, OH नेगेटिव मिल रहा है तो क्षारी हो जाएगा। केवल रुडायन कर रहा है तो क्या होगा, रुडायनिक हो जाएगा, ठीक है। धनायन नहीं कर रहा है तो यहाँ पे धनायनिक हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, ठीक ना। क्लियर हो गया। लवड़ जल मिलाया है ना, लवड़ का आयरन हुआ, जल अपघटन हुआ, देखा तो आपने यहाँ प्रबल वाला भाग था तो नहीं हुआ, ठीक है, दुर्बल वाले का भाग का हो गया। एक एग्जाम्पल और समझते हैं हम लोग, उससे बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा ये जो पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो लवड़ है उसकी प्रकृति के बेस पे देख लेंगे कि हम लोग का लवड़ कैसा है, प्रबल है, दुर्बल है, किस प्रकार से हम लोग से बना हुआ है, उसी से हम लोग सब कुछ क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। ये फंडा क्लियर कर लीजिए पहले। अच्छा चलो भाई, हमने क्या लिया, लवड़ क्या लिया, आपकी बार आपने लवड़ ले लिया, क्या चीज़, NaCl लिया, है ना। जल तो भाई वही रहेगा हम लोग का, क्या, H2O रहेगा, ठीक है। इसका पहले कर लो क्या, आयरन कर लो। सबसे पहले तो आयरन होगा तो क्या बनेगा भाई, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनेगा, ठीक है। अब क्या करना है, जल अपघटन करा दो इसका। अब क्या कराओ, जल अपघटन करा दो। जल अपघटन कराओगे तो क्या करोगे, इसमें आपका जो जल है H2O है उसको H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में क्या करो, तोड़ दो। अब जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव से जुड़ने की कोशिश करेगा, और नेगेटिव वाला क्या है, पॉजिटिव से जुड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे देख लो ध्यान से, Na पॉजिटिव किससे मिला हुआ है, NaOH टूटा होगा, NaOH क्षार, जो कि क्या है, प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है। Cl नेगेटिव किससे मिला होगा, HCl टूटा होगा तो उससे मिला होगा, जो कि क्या है, प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। तो ये दोनों किससे, एक प्रबल अम्ल से मिला हुआ है, एक प्रबल क्षार से मिला हुआ है। तो क्या हाइड्रोलिसिस होगा, तो यहाँ पे जल अपघटन की क्रिया नहीं होगी, जल अपघटन की क्रिया नहीं होगी, जल अपघटन की क्रिया नहीं होगी, है ना। ये आपका हो गया, आपका प्रबल और प्रबल दोनों क्या है, जो लवड़ है वो दोनों प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के से प्राप्त आयनों से मिलके बना हुआ है, इसलिए इसका जल अपघटन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स में आपको बता देता हूँ कि प्रबल अम्ल क्या है, प्रबल क्षार क्या है, ताकि आप याद रखें। वैसे मैंने बता दिया है कि आपके फर्स्ट ए सेकेंड ए के जो हाइड्रोक्साइड हैं या फिर ऑक्साइड हैं वो तो आपके प्रबल क्षार होते हैं। अब H2SO4 HCl HNO3 क्या है, आपके प्रबल अम्ल है। यहाँ देखो
प्रबल अम्ल कौन कौन से होंगे, ध्यान रखिएगा। प्रबल अम्ल कौन कौन से होंगे, तो आपके 3 गुण तो बिल्कुल याद रहेंगे, HCl, H2SO4 और आपका HNO3। इसके अतिरिक्त आपका जो HCl4 है, HClO4, ठीक है, उसको भी ले लेते हैं हम लोग, HClO4। आपका 3 से ही काम चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दुर्बल अम्ल की बात कर लो, तो दुर्बल अम्ल कौन होंगे, जो आपके कार्बनिक अम्ल हैं। कौन से अम्ल, कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल के बारे में डिटेल वीडियो बनाया है, लेक्चर है उसका कंप्लीट, उसमें आपने देखा है, ठीक है। जैसे आपका H2CO3 हो गया, HCOH हो गया, CH3COOH हो गया, इस टाइप के जितने आपके अम्ल होंगे वो क्या होंगे, दुर्बल अम्ल होंगे, ठीक है। अब ऐसे प्रबल क्षार की बात करेंगे आप, तो प्रबल क्षार कौन होंगे, प्रबल क्षार कौन होंगे, ध्यान रखिएगा। इसी पे भी हम लोग लवण के भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। प्रबल क्षार में आपका मुख्य रूप से हम लोग 2 लेते हैं, NaOH हो गया और KOH हो गया, है ना। MgOH का ट्वाइस, KOH का ट्वाइस, है ना। ये आपका जो है COH का ट्वाइस भी क्या है, आपका प्रबल क्षार की श्रेणी में आते हैं, फर्स्ट A और सेकेंड A, ठीक है। तो आपका हो जाएगा MgOH का ट्वाइस हो गया, है ना, CaOH का ट्वाइस। तो ये घटते हुए क्रम में है ये, ठीक है, NaOH KOH, है ना, इस प्रकार से। तो ये क्या है, आपके प्रबल क्षार है। दुर्बल क्षार की बात कर लो आप, दुर्बल क्षार कौन होंगे, दुर्बल क्षार NH4OH हो गया, NH4OH हो गया आपका, ठीक है। आपका MgOH हो गया ना। ये आपका जैसे घटते हुए क्रम में है, ये लोग किस श्रेणी में आते हैं, ये लोग थोड़ा सा इनके सापेक्ष क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, प्रबल हैं, ये दोनों क्या है, दुर्बल में आते हैं। अगर एक साथ रखा जाएगा तो प्रबलता क्या है, घटते हुए क्रम में देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये आपके प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार हो गए, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों को हम लोग जब साल्ट का निर्माण करते हैं, तो जो साल्ट बनता है, तो हम लोग साल्ट देखेंगे, साल्ट कितने प्रकार से बन सकते हैं। तो लवण क्या है, 4 प्रकार से बन सकता है, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए, लवण, अभी ये पॉइंट भी बाकी है, उसी पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी बातों हैं इसमें, बिल्कुल आप समझते रहिएगा। अम्ल को देख लिया, क्षार को देख लिया, ठीक है। अब जो है लवण को देख लो। लवण जो है वो कितने प्रकार से बन सकता है, 4 प्रकार से बन सकता है। सबसे पहले क्या आपके पास हो, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, वीक बेस है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिख दिया मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से हमें क्या है, लवण यहाँ प्राप्त हो रहा है, साल्ट क्या है, प्राप्त हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हम लोग ले लेते हैं, जैसे वीक एसिड ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका करिए वीक कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वीक एसिड आप प्लस वीक बेस हो जाएगा। इससे क्या हम लोग को लवण मिल रहा है, ठीक है। ऐसे तीसरा टाइप क्या इसका हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो गया, वीक हो गया। अब बेस को चेंज कीजिए, किसको, बेस को चेंज कीजिए। तो मान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड आप प्लस आपने क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, यहाँ से जो लवण प्राप्त होगा हम लोग को, ठीक है। चौथा टाइप क्या हो सकता है हम लोग का, ठीक है। दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए, ठीक है। अब क्या है, आपका वीक एसिड ले लो, आप प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, ठीक है। यहाँ से हम लोग को क्या है, लवण प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझना क्या हम लोग को मेन चीज़ क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको, कि देखो अब समझ जाओगे तुम इसमें खुद। अगर हमारा जो लवण है स्ट्रांग और वीक से बना हुआ है, तो इसमें लवण का एक पार्ट वीक वाला होगा, इसमें एक पार्ट क्या होगा, वीक वाला होगा। तो इस लवण का जल अपघटन होगा, इस लवण का जल अपघटन होगा। इसका देखो दोनों वीक हैं, ठीक है, तो इसका तो और बढ़िया से होगा, तो इसका जल अपघटन, इसका भी होगा, जल अपघटन होगा, ठीक है। ये दोनों स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, तो जो लवण बनेगा उसके दोनों पार्ट क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो इसका जल अपघटन नहीं होगा, तो इसका जल अपघटन नहीं होगा, ठीक है। इसका देख लो, इसमें एक वीक है कि स्ट्रांग है, तो एक वीक है ना कम से कम, तो क्या होगा, जल अपघटन होगा, जल अपघटन होगा, ठीक है। यानी कि जल अपघटन आपका लवण को देख करके हम समझ सकते हैं कि कौन जल अपघटन करेगा, कौन नहीं करेगा। और उसी प्रकार से लवण का जो है कौन सा आयन
जल अपटन करेगा, कौन सा आयन जल अपटन नहीं करेगा। अच्छा, बात करेंगे हम लोग कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग का जो ये स्ट्रांग वाला है वो जल अपटन नहीं कर रहा। अच्छा, एग्जाम्पल भी देखें इसका तो और मज़ा आएगा। ठीक है, साथ में एक एक एग्जाम्पल दोनों का देख लीजिए। जैसे स्ट्रांग एसिड है और वीक क्या है, बेस है। स्ट्रांग एसिड तो ले लो NH4Cl, NH4Cl। देखो यहाँ पे Cl क्या है, स्ट्रांग एसिड का पार्ट है। Cl क्या है, स्ट्रांग एसिड का पार्ट है। ये क्या है, वीक बेस का पार्ट है। इसको जब तोड़ोगे ऐसे तो ये क्या है, जल अपटन देगा, नहीं देगा। क्यों, स्ट्रांग का पार्ट है ये किसका पार्ट है, वीक बेस का पार्ट है, तो इसका जल अपटन होगा, लेकिन ये जल अपटन नहीं होगा। यानी कि इसमें अगर H2O जोड़ूंगा, H2O, तो कोई रिएक्शन प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इसमें अगर मैं H2O जोड़ दूंगा, H2O, तो यहाँ पे क्या है, रिएक्शन मिलेगा हम लोग को। क्या है, रिएक्शन मिलेगा। कैसा रिएक्शन मिलेगा हम लोग को, देखो NH4OH बन जाएगा। NH4 पॉजिटिव है ना, तो क्या बनेगा, OH जोड़ लो, OH नेगेटिव, आप प्लस क्या बनेगा, H आयन। तो ये आपका H आयन मिल रहा है, तो कैसा होगा, अम्लीय होगा। दो चीज़ें याद रखना यहाँ पे, विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस किस प्रकार का होगा, तो धनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, धनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। रेडायनिक होगा क्या, रेडायनिक हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे देखो वीक एसिड है और वीक बेस भी है। ठीक है, वीक एसिड भी है हम लोग का और वीक बेस भी है। तो यहाँ पे एक ले लो एग्जाम्पल, समझना, CH3COONH4 कर दिया मैंने। ठीक है, इसको तोड़ के देखो तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये क्या बनेगा, निगेटिव। तो ये चीज़ क्या है, अभी समझाया मैंने कि CH3COOH क्या है, वीक है ना, कमज़ोर है। तो ये वीक है, तो इसके साथ जब H2O मिलाओगे तो ये भी रिएक्शन देगा, आपका क्या बनाएगा, CH3COOH बना लेगा। और यहाँ पे जब इसके साथ आप H2O मिला दोगे तो ये क्या बनाएगा, आपका NH4OH बनाएगा। क्या बनाएगा, NH4OH बनाएगा। तो अब यहाँ पे सर कैसा, ये अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, तो इन दोनों का नेचर की तुलना करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट मिला CH3COOH और NH4OH, उनकी प्रबलता को चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे विलयन की प्रकृति क्या होगी, यहाँ विलयन की प्रकृति जो है, विलयन की प्रकृति दोनों की प्रबलता पर निर्भर करेगी, प्रबलता पर निर्भर करेगी, है ना, निर्भर करेगी, दोनों की प्रबलता पर निर्भर करेगी। कौन, ये अगर ये अधिक प्रबल होगा तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। अगर ये प्रबल होगा तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। ठीक है ना, अगर दोनों की प्रबलता बराबर होगी लगभग तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। तो यहाँ पे देखा है ना, दोनों दुर्बल थे, तो यहाँ पे क्या है, दोनों का हाइड्रोलिसिस हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख लो, एक स्ट्रांग है, क्या है, स्ट्रांग एसिड है, स्ट्रांग बेस है। यहाँ पे देख लो NaCl। ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, NaCl एग्जाम्पल ले लिया इसके लिए, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिया मैंने, NaCl लौड़ है कोई साल स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस से बना हुआ। देखो इसको तोड़ोगे तो ये किससे बना हुआ है, NaOH से बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है, HCl से बना हुआ है। दोनों क्या है, प्रबल हैं। ठीक है ना, दोनों क्या हैं, प्रबल हैं। तो ये आपका जब इनके साथ जब यहाँ पे देखिएगा, Na पॉजिटिव बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, Cl निगेटिव। इसके साथ जब मैं H2 मिलाऊंगा मैं तो ये बनाएगा NaOH। ठीक है, और इसके साथ आपका क्या है, HCl बनेगा। क्या बनेगा, HCl। तो ये भी क्या है, प्रबल है, और ये भी क्या है, प्रबल है। अब जानते हो जो प्रबल होता है इनका क्या होता है, पूर्ण आयनन होता है, पूर्ण आयनन होता है। 100% क्या होते हैं, आयनित होते हैं, 100% आयनित होते हैं, आयनित होते हैं। ठीक है, तो इनका NaOH बनने की प्रवृत्ति क्या होगी, कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव मिल करके NaOH बनाएंगे क्या, नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि NaOH से आयनों में टूटने की प्रवृत्ति क्या है, अधिक है। ये प्रबल है ना, तो आयन बनाने की प्रवृत्ति क्या है, अधिक है। आयन बनाने की प्रवृत्ति, आयन बनाने की प्रवृत्ति क्या है, अधिक है। आयन बनाने की प्रवृत्ति क्या है, अधिक है। इसलिए NaOH से Na पॉजिटिव OH नेगेटिव बनेगा। ये दोनों आयन आपस में जुड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि टूटने की प्रवृत्ति क्या है, अधिक है। तो इधर से रिएक्शन इधर नहीं जाएगा, इधर से रिएक्शन क्या है, इधर आएगा। Na पॉजिटिव OH नेगेटिव से NaOH नहीं बनेगा, NaOH से क्या है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव बनेगा। इसी प्रकार से HCl को जब तोड़ोगे तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनेगा। तो ये आपका क्या है,
अम्ल का आयनन हो रहा है, लेकिन ये आपका ये रिएक्शन तो ऐसे जाएगा, लेकिन आप कहो कि दोनों को मिला के HCl बना दें तो नहीं होगा, आयनन नहीं होगा, ये दोनों नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रांग है। ये स्ट्रांग का मतलब क्या है? वो अपने आयनों के फॉर्म में रहना चाहता है। ये कहाँ है? विलयन के अंदर है ना, विलयन के अंदर है तो अपने आयनों के रूप में रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रबल है, उसका पूर्ण आयनन हो जाएगा, आपस में जुड़ेंगे नहीं। अगर दुर्बल रहता तो उसके आयन क्या होते हैं? आपस में जुड़ करके HCl या फिर NaOH बनाते हैं। तो इसलिए इसमें HCl नहीं बनेगा और नहीं क्या है, NaOH बनेगा। वह अपने आयनों में रहेगा, और जब अपने आयनों में रहेगा तो जल से क्रिया करेगा नहीं, और जल से क्रिया नहीं करेगा तो वहाँ पे उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो हाइड्रोलिसिस न होने का केवल और केवल एक ही कारण है कि जब आपका स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से लवण मिलता है तो उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो जल के साथ क्रिया करके स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस बनाते हैं। और स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, जो कि अपने विलयन में आयनों की अवस्था में ही रहते हैं, संयोजित नहीं होते हैं। और संयोजित नहीं होंगे, जब संयोजित नहीं होंगे तो NaOH चाहे HCl का निर्माण भी नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो बात समझ में आ गई। तो हम लोग के लवण कितने प्रकार के? 1 2 3 4 प्रकार के लवण हो सकते हैं। सबका हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक। केवल किसका नहीं होगा? स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जल अपघटन नहीं होता है, एग्जाम्पल बताया मैंने वहाँ पे। ठीक है, अभी एक बचा हुआ है वीक एसिड स्ट्रांग बेस का। वीक एसिड है, ठीक ना, और स्ट्रांग बेस है। तो यहाँ पे वीक एसिड ले लीजिए और आपका जो है स्ट्रांग बेस ले लीजिए। तो उसके लिए आपका जो है जो भी यहाँ पे मिलेगा हम लोग को, अगर वीक एसिड ले रहे हैं तो मान लो कि हम लोग कोई ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, H2CO3 का ले लो। तो यहाँ पे H2CO3, तो CO3 ले लिया। ठीक है, स्ट्रांग बेस लेना चाहते हो तो सोडियम का ले लो, तो Na2CO3 कर देता हूँ, इसको साल्ट हो गया Na2CO3। वही बात है, इसको तोड़ेंगे, डबल नेगेटिव पॉजिटिव इस पे आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? ये आपका स्ट्रांग वाला पार्ट है, तो ये आपका जल के साथ क्रिया देगा क्या? जल के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि स्ट्रांग वाला पार्ट है। लेकिन इसके साथ अगर जल की क्रिया कराएंगे तो ये रिएक्शन देगा, क्योंकि क्या ये वीक है। तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा। क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा। तो हाइड्रोलिसिस को देख करके विलयन अम्लीय है, क्षारीय है, कैसा है वो भी बता सकते हैं। कौन सा पार्ट उसका, कौन सा कंपोनेंट हाइड्रोलिसिस करेगा, कौन सा पार्ट हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। तो सिंपल बस समझिए कि कौन स्ट्रांग वाला पार्ट है, कौन वीक वाला पार्ट है। ठीक है ना? तो ये तो हो गया हम लोग का क्या चीज़, सिंपल सा, कि कैसा लवण है तो उसका कौन सा कंपोनेंट अपना हाइड्रोलिसिस करेगा, कौन सा कंपोनेंट नहीं करेगा। ये दोनों स्ट्रांग थे, दोनों नहीं किए हैं। ठीक ना? तो जितना ही वीक पार्ट बढ़ेगा, जितना ही वीक पार्ट बढ़ेगा किसी लवण के अंदर, जितना ही वीक पार्ट होंगे, यानी कि एगो वीक एगो स्ट्रांग है, दोनों वीक हो जाएं तो उसका हाइड्रोलिसिस सबसे अधिक होगा। अगर आपसे पूछता है, ऐसे साल्ट दे दे आपको, जैसे ये साल्ट दे दिया, ये भी साल्ट दे दिया, आप पूछ दे कि इनमें से सबसे अधिक किसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो देखो इस वाले में क्या है, दोनों वीक वाले हैं, तो इसका हाइड्रोलिसिस क्या है, सबसे अधिक होगा। और इन लोग का हाइड्रोलिसिस क्या होगा, इससे कम होगा, क्योंकि इसमें दोनों वीक वाले हैं। इसमें एक वीक है तो क्या है, स्ट्रांग है। इसमें भी क्या है, एक वीक है, क्या है, स्ट्रांग है। ठीक है, इसमें दोनों स्ट्रांग है तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं। ठीक है, वो हाइड्रोलिसिस की क्रिया वहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि प्रबल और प्रबल क्षार का निर्माण होगा, जो कि अपने आयनों में क्या होगा, वो टूट जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ था आपका, जो आपका लवण का जल अपघटन किस प्रकार से होता है। तो परिभाषा में तो दम नहीं है, अब परिभाषा बता भी चुके हैं, शुरू में आपने देखा हुई होगा। ठीक है, लिखा भी होगा, नोट भी किया होगा। तो ये चीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही ईजी तरीके से बताने की कोशिश किया है। ठीक है, अब इसको आप समझ गए होंगे। तो जल अपघटन समीकरण को भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जल अपघटन समीकरण क्या है, एक हेडिंग और हम लोग देखेंगे इसमें, जल अपघटन समीकरण। हाइड्रोलिसिस इक्वेशन क्या चीज़ है, हाइड्रोलिसिस इक्वेशन। ठीक है, हाइड्रोलिसिस इक्वेशन क्या है। तो अब हाइड्रोलिसिस इक्वेशन के लिए सिंपल सा हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो हाइड्रोलिसिस अगर किसी का हो रहा है तो उसका कौन सा पार्ट हाइड्रोलिसिस में भाग ले रहा है, धनायनिक वाला पार्ट है कि ऋणायनिक वाला पार्ट है। जो पार्ट उसमें भाग ले रहा होगा उसी के लिए हम लोग क्या है, एक इक्वेशन बनाएंगे। अभी पिछले वाले लेक्चर में हम लोग देखा था कि किस प्रकार से आयनन हो रहा था और उस आयनन में
जो आयरन हो रहा था उसके लिए हमने एक क्या है साम्यावस्था पे एक समीकरण का निर्माण किया था, एक जो साम्य स्थिरांक है उसकी गणना किया था हम लोगों ने। उसी के बेस पे हम लोग देखेंगे कि जो आपका जो हाइड्रोलिसिस है, जो आपका जल अपघटन है, उसका समीकरण कैसे हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो जल अपघटन समीकरण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जल अपघटन समीकरण कैसे बनाएंगे। ठीक है, अच्छा चलिए इसको अब जो पीछे पढ़ के आ रहे हैं उसी का यूज समझिए कि यहाँ पे क्या है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा आपका। ठीक है, उसी का यूज हम लोग करने जा रहे हैं जल अपघटन समीकरण बनाने के लिए। अब मान लो कि आपने ले लिया क्या चीज़, यहाँ पे सपोज करो HCOO ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, इसका कराने गए जल अपघटन, क्या कराने गए? जल अपघटन कराने गए। जब इसका जल अपघटन कराने जाओगे आप इसका, तो H2 से क्रिया कराओगे। H2 से क्रिया कराओगे तो पूरा रिएक्शन क्या बनेगा? HCOO निगेटिव प्लस Na पॉजिटिव में आयरन हो जाएगा पहले, उसके बाद इसका होगा जल अपघटन, तो आपका H पॉजिटिव प्लस क्या है OH निगेटिव बनेगा। अब इनके बीच में जो रिएक्शन होगा, आप बताओ, अभी पढ़ के आ रहे हो जस्ट, अब बताओ ये वाला कैसा है? वीक है। ये वाला कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। तो बताओ क्या ये हाइड्रोलिसिस करेगा? ये हाइड्रोलिसिस करेगा? नहीं करेगा। ये हाइड्रोलिसिस करेगा। ठीक है ना, तो नेगेटिव वाला है तो किससे जुड़ जाएगा? जा करके पॉजिटिव वाले से ये क्या करेगा? जा करके कंबाइन होगा। यानी कि जो हमारा यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का जो रिएक्शन हो रहा है, वो हाइड्रोलिसिस किसके साथ हो रहा है? केवल इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से नहीं हो रहा है। तो इसका जब हम लिखेंगे जल अपघटन समीकरण, जल अपघटन समीकरण किसके लिए? आप कह सकते हो कि HCOONA के लिए जल अपघटन समीकरण लिखिए, कह देगा आपसे। तो अब देखिए, अब हमको ये पूरा रिएक्शन नहीं लिखना है, हमें तो केवल जल अपघटन रिएक्शन लिखना है। जो जल अपघटन जिसका हो रहा है उसके लिए लिखना है बस हम लोग को। ठीक है, तो जल अपघटन समीकरण लिखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? बस HCOO निगेटिव प्लस आपका H पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, ये हम लोग के अभिकारक हो गए। क्योंकि क्रिया तो यही कर रहे हैं, यह तो क्रिया कर नहीं रहा है, तो इसलिए क्या इस रिएक्शन से उसको हम लोगों ने क्या किया? बाइकाट कर दिया, इन लोग को हटा दिया। ठीक है, लेकिन ये हम लोग का इसका जल के साथ क्रिया कराना, ये पूरा लेना पड़ेगा हम लोग को। कहोगे सर ये तो ये H से जुड़ जाएगा, OH भी क्रिया नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, ये दोनों क्या है? एक अभिकारक मिलकर क्या है? जल है। जब जल रहेगा तभी जल अपघटन होगा ना। हम केवल H लेकर क्रिया नहीं कर सकते हैं, इन दोनों को लेंगे, आयरन होगा, आयरन होने के बाद जल अपघटन होता है। अभी समझाया मैंने आपको, आयनन होने के बाद जल अपघटन होता है। इसका मतलब कि आयनन हो जाएगा इसका, तब ये दो अभिकारक बनेंगे, ये दो अभिकारक ये बनेंगे, तो इन दोनों इसमें जब अभिक्रिया कराएंगे तो यह इसके साथ अभिक्रिया करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा। तो जो नहीं करेगा वो अभिकारक नहीं होगा, उसको क्या करेंगे हम लोग? छोड़ देंगे। तो हम लोग का HCOO निगेटिव प्लस H पॉजिटिव और OH निगेटिव को लेकर के ही क्या बनाएंगे? अपना समीकरण बनाएंगे। तो आपका क्या मिलेगा यहाँ पे हम लोग को? HCOOH मिल जाएगा, प्लस क्या है? OH निगेटिव मिल जाएगा, OH निगेटिव मिल जाएगा। तो अब यहाँ से अगर हाइड्रो, ये अभिक्रिया किस प्रकार की मान लीजिए है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक अभिक्रिया है, तो इसके लिए अगर कोई कांस्टेंट जो साम्यावस्थांक KH मान लेते हैं इसको KH, तो KH में क्या हो जाएगा? आपने पढ़ा है, ठीक है, एक्टिव मास के बारे में बताया मैंने आपको इसके पीछे वाले क्लास में। तो HCOOH हो गया और इनटू क्या हो गया? OH का निगेटिव हो गया, अब बटे में क्या हो गया? HCOO निगेटिव, एक्टिव मास ऑफ HCOO नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इसको कहेंगे हम लोग। ठीक है, अगर हम लोग इसको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कह रहे हैं और किसके लिए निकाले हम लोग? ठीक है, HCOOH के लिए निकाला हम लोगों ने। ठीक है, इसका जो आयरन होगा किस प्रकार से होगा? H पॉजिटिव प्लस COO निगेटिव, HCOO निगेटिव के रूप में टूटेगा ये। ठीक है, तो इसके लिए अगर आयरन स्थिरांक निकालें, ये क्या है? जल अपघटन स्थिरांक, जल अपघटन स्थिरांक है। इसका क्या निकाल लीजिए? आयरन स्थिरांक, आयरन स्थिरांक। तो इसका K इक्वल टू क्या हो जाएगा? KA इक्वल टू निकालेंगे तो सिंपल सा आपका H पॉजिटिव इंटू क्या होगा? HCOO निगेटिव
अपान में क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ HCOOH हो जाएगा, है ना। तो ये निकल के आ गया हम लोग का, ठीक है। अगर इन दोनों में रिलेशन की बात करेंगे, इन के और आयनिक स्थिरांक के और जल भटकंती स्थिरांक के बीच में संबंध की बात करेंगे, तो दोनों में क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। किसे डिवाइड कर दीजिए, आपका डिवाइड कर दो या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या होगा, KH इंटू के होगा, तो KH का मान रख दोगे तो क्या HCOOH इंटू OH का निगेटिव हो गया यहाँ पे। आप बटे में क्या है आपका HCOO निगेटिव हो गया यहाँ पे। इसको रखोगे तो क्या होगा, H पॉजिटिव हो जाएगा, HCOO निगेटिव हो जाएगा, और नीचे में क्या है आपका HCOOH हो जाएगा। देखो ये वाला क्या है, इससे कट जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या है, इससे कट जाएगा, तो आपका KH इंटू KA इक्वल टू क्या होगा, OH एक्टिव मास ऑफ OH निगेटिव इंटू H क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जल, जो आपका था आयनिक स्थिरांक किसके लिए, जो आपका जो आयनिक गुणनफल था किसके लिए, जल के लिए। तो ये क्या हो गया, KW के बराबर हो गया, KW जल अपघटन स्थिरांक। तो आपका K क्या होगा, KH इंटू K बराबर क्या होगा, KW के बराबर हो जाएगा। तो तीन स्थिरांकों में क्या हो गया, संबंध निकल के आ गया ये, ठीक है। तो इसको आप इस संबंध में अगर कहीं सवाल देता है, न्यूमेरिकल देता है, तो क्या आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये था आज का टॉपिक, जो साल्ट का हाइड्रोलिसिस है उसके बारे में, ठीक है। और ये रिलेशन भी याद रखिएगा, इस पर भी क्या है आपके न्यूमेरिकल पूछते हैं, आपके जो कंपटीशन वाला एग्जाम है उसमें, ठीक है। या फिर सीधे पूछ सकता है कि KH के और KW में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन आपका निकल के यहाँ से आ जाएगा। आपने KH निकाल लिया, फिर इसकी सहायता से क्या आयनिक स्थिरांक निकाल लिया, ठीक है। मान रखा दोनों का, इंटू मल्टीप्लाई किया, ये वाला क्या ऐसे कट गया आपका, जो बचा आपका क्या है, ये जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल जिसको KW से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आज का कंप्लीट लेक्चर रहा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी प्रकार का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के, और अभी pH मान बताना बाकी दोस्तों, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।